बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज हमारा CS 201 का लेक्चर नंबर 5 है। दोस्तों लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको CS 201 की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो उनको पहले वॉच कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं DevC++, अगर आपने इस सॉफ्टवेयर को अभी तक डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं किया तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को वॉच करके DevC++ को डाउनलोड एंड इंस्टॉल प्रॉपर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी वेबसाइट khizrtechnical.com का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिलेगा, जिसके अंदर आप पार्टनर प्रोग्राम के अंदर शामिल होकर रियल अर्निंग कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर दोस्तों कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं जो आपको इतनी ज़्यादा अर्निंग पे करे जितनी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट khizrtechnical.com पे करती है। एक दफ़ा आजमाएं वेबसाइट को और इंशाल्लाह जब और मंथ में आपको 2 दफ़ा यानी हर मंथ की 1 तारीख को और हर मंथ की 15 तारीख को आपको जो है पेमेंट जो है वो सेंड की जाती है। तो जब आपको फर्स्ट टाइम पेमेंट सेंड होगी तो आपको खुद ही यकीन आ जाएगा कि वाकई ही हमारी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल 100% रियल वेबसाइट है। तो इंशाल्लाह आप फिर खुद ही हमारी वेबसाइट को उसके बाद सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो चलें आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसमें जो है आज हमने पढ़ना कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स को, जिसके अंदर हम जो है चेकिंग करते हैं कि आया कि ये चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने से पहले कुछ ऑपरेटर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उनको पहले देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो ऑपरेटर आता है C++ लैंग्वेज के अंदर उसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। दोस्तों जो अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स होते हैं इनमें डिफरेंट ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। दोस्तों ये जो प्लस ऑपरेटर है ये आपकी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो माइनस ऑपरेटर है ये तो आपको पता है कि 2 वैल्यूज़ को आपस में फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू में से माइनस करने के लिए यूज़ किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन 2 वैल्यूज 2 से ज़्यादा वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करता है। डिवीजन ऑपरेटर आपकी फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू पर डिवाइड करता है और जो क्वोशिएंट आता है वो आपका आंसर होता है। और जो मॉडुलस होता है ये क्या करता है, ये आपके फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू पर डिवाइड करता है और जो रिमाइंडर बचता है यानी जो बाकी वैल्यू बचती है वो आपका आंसर होता है। तो उसके बाद है ये जी प्लस प्लस जो है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये जो माइनस माइनस है ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर 6 के अंदर डिटेल से कवर करेंगे। चलें बढ़िया हो गया। ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर आते हैं वो है जी असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है आपका ये सिंगल इक्वल का जो साइन होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है बेसिकली इसके अंदर लेट्स से आपने लिखा a = 10, तो इसका क्या मतलब है? ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जैसा कि नाम जाहिर है असाइन करना, यानी ये राइट साइड की वैल्यू को उठाकर ये लेफ्ट वाले वेरिएबल को असाइन कर देगा। या फिर मान लिया आपने ऐसे लिखा a = b, तो ये क्या करेगा, ये आपकी b की वैल्यू को उठाकर a में असाइन कर देगा। तो ये जो इस सिंगल इक्वल का साइन होता है ये बेसिकली राइट साइड पे जो भी वैल्यू होती है या राइट साइड पे जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू उठाकर लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर देता है। तो ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ हमारे पास ये साइंटिस्ट ने जो है वो इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है सिंगल इक्वल का इसको मिलाकर कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स भी बनाए हुए हैं कुछ इस तरह से। लेट्स से a प्लस चलिए मैं आपको वो पहले ऑपरेटर बता देता हूँ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर जो बनाए हुए हैं साइंटिस्ट ने वो हैं जी प्लस = माइनस = मल्टीप्लिकेशन = डिवीजन = एंड मॉड = दोस्तों ये जो पहला ऑपरेटर है ये तो इक्वल सिंगल इक्वल ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। उसके बाद ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को मिलाकर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ साइंटिस्ट ने ये बनाए हुए हैं, इनका क्या मतलब है इनके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इनका मतलब ये लेट्स से आपने कुछ ऐसे लिखा a = b। दोस्तों इसका सेम मतलब ऐसे है, इसका सेम लाइक मतलब ऐसे है a = a + b, यानी इसका ये जो है शॉर्टकट मेथड है इस तरह, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे लिखना है a = a + b, दोस्तों आप ऐसे शॉर्टकट मेथड के साथ भी लिख सकते हो। तो बेसिकली ये क्या है, ये कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं प्लस करने का, माइनस करने का, मल्टीप्लिकेशन करने का, डिवीजन करने का, मॉडुलस का। तो बेसिकली इससे क्या होता है, इससे आपकी b की वैल्यू उठकर जब इस तरफ जाएगी तो पहले a की वैल्यू के साथ चूंकि यहाँ पे प्लस इक्वल लगा हुआ है सो ये b की वैल्यू उठ के इस असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ वजह से उस तरफ जाएगी लेफ्ट की तरफ और जाके पहले a की वैल्यू के साथ ऐड होगी, फिर उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो a में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों लेट्स से आपने मान लो लिख लिया a - b, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी सेम ऐसे दोस्तों ये क्या होगा, पहले b की वैल्यू उठ के उस तरफ जाएगी और जाके a की वैल्यू में से माइनस होगी
ए की वैल्यू में से बी की वैल्यू पहले माइनस होगी, जो आंसर आएगा वो लेफ्ट साइड वाले इस ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ऐसे ही होगा कि जो राइट साइड वाली वैल्यू होगी उठ के उस तरफ जाके लेफ्ट साइड वाले वैल्यू के साथ या लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, जो फाइनल आंसर आएगा वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह डिवीजन के अंदर भी होगा और मॉडुलस के अंदर भी सेम लाइक ऐसे ही होगा। तो ये दोस्तों कुछ ये थे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके साथ कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को मिलाकर कुछ शॉर्टकट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास ऑपरेटर की जो टाइप्स आती है वो आती है जी कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे ऑपरेटर जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ एंड राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मुवाजना करने के लिए, उनका कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ये जो पहले ऑपरेटर थे ये कौन से थे? अरिथमेटिक ऑपरेटर। मैं साथ नाम भी लिख देता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके उसके बाद ये कौन से ऑपरेटर्स थे? ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद ये जो आप तीसरे नंबर पे सिखाने लगा वो है जी कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर में दोस्तों डिफरेंट ऑपरेटर्स आते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला ऑपरेटर है डबल इक्वल, उसके बाद है ग्रेटर देन, उसके बाद है लेस देन, उसके बाद है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, उसके बाद है लेस देन आर इक्वल टू, उसके बाद है नॉट इक्वल टू। सो ये दोस्तों डिफरेंट हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मान लें आपके पास आपने कुछ ऐसे लिखा a इक्वल टू बी। दोस्तों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जो आपको डबल इक्वल का साइन जब आप लगाते हो दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू के दरमियान, तो इसका मतलब ये होता है कि चेक करो क्या जो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के पास जो वैल्यू है क्या वो राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल के पास जो वैल्यू है क्या वो दोनों इक्वल हैं, यानी लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू क्या दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये होता है अगर दोस्तों दोनों इक्वल हों तो ये आंसर क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आंसर दो ही पॉसिबल होते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। यानी अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो ये आपको जो आंसर रिटर्न करेगा वो आएगा ट्रू। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी तो ये आपको आंसर क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। इसी तरह मान लें आपने लिख दिया ए ग्रेटर बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है क्या a की वैल्यू जो है क्या b की वैल्यू से बड़ी है, तो ये ग्रेटर का मतलब क्या बड़ी है। तो यानी ये जिस तरह दो मुंह होते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों ये आपको आंसर ट्रू तब देगा जब a की वैल्यू बड़ी होगी b की वैल्यू से। अगर a की वैल्यू b से छोटी होगी तो देन ये आपको फॉल्स आंसर रिटर्न करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लेस देन। तो अगर आप कुछ इस तरह लिखो a लेस देन b, तो इसका मतलब ये होता है क्या a की वैल्यू b से छोटी है। उसके बाद दोस्तों तो आपको ये आंसर ट्रू तब रिटर्न करेगा जब a की वैल्यू जो है छोटी होगी b की वैल्यू से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी a ग्रेटर और इक्वल टू b। दोस्तों ये जो होता है ग्रेटर और इक्वल की दो चीज़ें चेक करता है, यानी दो तरह से आंसर आपको ट्रू दे सकता है। अगर जो a की वैल्यू है अगर वो b की वैल्यू से बड़ी होगी फिर भी आंसर आपको ट्रू देगा, या अगर a की वैल्यू b से बड़ी नहीं है लेकिन अगर इक्वल है तो फिर भी आपको आंसर ट्रू देगा। तो दोस्तों ये जो ग्रेटर और इक्वल का मतलब है कि अगर वैल्यू लेफ्ट की राइट से बड़ी होगी फिर भी आंसर ट्रू आएगा, अगर a की वैल्यू b के इक्वल होगी फिर भी आंसर ट्रू आएगा। फॉल्स कब आएगा? जब a की वैल्यू b से छोटी होगी। नेक्स्ट आ जाता है जी a लेस देन और इक्वल टू b। दोस्तों सेम लाइक प्रीवियस ऑपरेटर ये भी ऐसे ही वर्क करेगा कि ये आंसर ट्रू तब आपको देगा जब a की वैल्यू b से छोटी होगी या फिर a की वैल्यू b के इक्वल होगी। तो ये आपको फॉल्स आंसर कब देगा? जब a की वैल्यू b से बड़ी होगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी a नॉट इक्वल टू b। तो ये नॉट इक्वल टू का मतलब क्या कि क्या a की वैल्यू b के इक्वल नहीं है, तो ये यानी अगर a की वैल्यू b के इक्वल नहीं होगी तो ये आपको ट्रू आंसर रिटर्न करेगा, और अगर a की वैल्यू b की वैल्यू के इक्वल होगी देन ये आपको फॉल्स आंसर रिटर्न करेगा। तो ये थे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, उनका प्रैक्टिकल जो मैंने आपको करवा दिया है। ओके नेक्स्ट चलते हैं और चौथी टाइप सीखते हैं ऑपरेटर्स की। दोस्तों C++ के अंदर जो चौथी टाइप आती है ऑपरेटर्स की वो आती है जी लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर दोस्तों हमारे पास वैसे तो आपको पता है 7 ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से? हमारे पास होता है एंड, हमारे पास होता है और, हमारे पास होता है नॉट, हमारे पास होता है नैंड, हमारे पास होता है नॉर, हमारे पास होता है एक्स और, हमारे पास होता है एक्स नॉर। तो ये 7 डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास लॉजिकल के अंदर। ये लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? यानी जो बूलियन अलजेब्रा पर काम करते हैं। बूलियन अलजेब्रा आपने नाम सुना ही होगा, बूलियन अलजेब्रा यानी जिसमें 0 या 1 दो ही वैल्यूज होती हैं पॉसिबल।
तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, इन लॉजिकल ऑपरेटर की 7 टाइप्स हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर हम जिन टाइप्स की पढ़ेंगे वो सिर्फ 3 है। कौन सी? ये पहली 3, एंड, और नॉट। ये जो बाकी 4 हैं ये हम नहीं पढ़ेंगे और ना ही ये C++ में होंगे, आपको यूज़ की जाएंगी। सो हम जो पढ़ेंगे वो 3 है। कौन कौन सी? एंड, और नॉट। ये एंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जब आपने प्रोग्रामिंग के अंदर यानी C++ के अंदर एंड ऑपरेटर यूज़ करना होता है तो आप ये वाला साइन यूज़ करते हो, इस तरह डबल। ये जो हम इंग्लिश के अंदर शॉर्टकट एंड लिखते हैं ना, तो आपने जब भी एंड ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना C++ में तो आप डबल ये एंड शॉर्टकट यूज़ करोगे। उसके बाद जब भी C++ में आपने आर यूज़ करना है तो आप ये डबल स्ट्रेट लाइन यूज़ करोगे, जो कि आपके कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट, जो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट की गई है इसके बिल्कुल साथ होती है। उसके बाद और शिफ्ट को दबाकर आप ये लाइन डाल सकते हो। उसके बाद ये जो नॉट ऑपरेटर है इसके लिए हम ये फैक्टोरियल का सिंबल यूज़ करते हैं। ओके, चलें, ये तो था यूजिंग के, इनको यूज़ कैसे किया जाता है। उसके बाद दोस्तों मान लें ये एंड ऑपरेटर आपको कब आंसर ट्रू देता है। दोस्तों ये जो एंड ऑपरेटर होता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ये आंसर ट्रू तब देता है जब सारी की सारी यानी ऑल इनपुट्स ट्रू होती हैं। जब ऑल इनपुट्स आर ट्रू यानी जितने भी आपने इनपुट्स लिखी हैं वो जब सारी की सारी ट्रू होंगी, देन ही जो एंड है ये आपको आंसर जो है वो ट्रू रिटर्न करता है। बेसिकली एंड जो है ये तमाम के तमाम इनपुट्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर एक भी जीरो हो तो सारी आउटपुट जो है वो फाइनली जीरो हो जाती है। यही रीज़न है कि एंड के अंदर सारी की सारी इनपुट्स का ट्रू होना नेसेसरी है, लाजमी है। उसके बाद दोस्तों जो ये जो आपका आर ऑपरेटर होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी तमाम के तमाम इनपुट्स को आपस में प्लस करता है, यानी आर करता है, एडिशन करता है उनकी। तो आपको पता है एडिशन के अंदर अगर एक भी इनपुट 1 हो जाए तो सारी की सारी फाइनली आउटपुट जो है वो 1 हो जाती है। यही वजह है कि आर ऑपरेटर जब आप यूज़ करते हो तो आर के अंदर अगर एक भी एनी इनपुट 1, एनी इनपुट ट्रू, देन आउटपुट जो है वो आपकी ट्रू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी इनपुट 1 हो गई तो ऑटोमेटिकली आर ने क्या कर देना, आपको प्लस करके आंसर ट्रू दे देना। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है जी दोस्तों नॉट। ये नॉट ये करता है बेसिकली ये दो ही काम करता है। अगर आपके पास 1 है तो ये उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा, अगर 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इसके दो ही काम होते हैं, यानी आपकी ट्रू वैल्यू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स वैल्यू को ट्रू बना देता है। तो ये दोस्तों कुछ लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर जिनका मैंने आपको प्रैक्टिकली विद एग्जाम्पल जो है वो समझा दिया है। अब चलते हैं और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लेक्चर 5 के अंदर जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट करनी है उसमें पहली प्रॉब्लम कौन सी है जी। दोस्तों इन्होंने जो पहली प्रॉब्लम दी हुई है वो ये है कि कहते हैं एक लड़का है जिसका नाम है आमिर और एक लड़की है जिसका नाम है अमारा। अब आपने दोस्तों ये फाइंड करना है दोनों की एज आपने जो है वो रखनी है कि दोनों की एज कितनी है। तो यहाँ पे दोस्तों एज जो होती है वो आपको पता है इंटीजर वैल्यूज़ में होती है, यानी कभी भी फ्लोटिंग में नहीं किसी की एज हुई, हमेशा एज जो है वो इंटीजर में ही होती है। तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, इंट टाइप के साथ दो वेरिएबल बनाने हैं, एक आमिर की एज स्टोर करने के लिए और एक अमारा की एज स्टोर करने के लिए। आपने आमिर की एज स्टोर करने के लिए आपने लिखा आमिर अंडरस्कोर एज और उसके बाद आपने अमारा की एज स्टोर करने के लिए आपने लिखा अमारा अंडरस्कोर एज। तो आपने दो वेरिएबल दोस्तों बना लिए, एक आमिर एज और एक अमारा एज। अब आमिर एज जो है इसके अंदर आप आमिर की एज स्टोर करेंगे और जो अमारा एज वाला वेरिएबल है इसमें आप अमारा की एज स्टोर करोगे। दोस्तों आपको मैंने बताया हुआ है किसी वेरिएबल को जब खुद से वैल्यू देनी हो तो सिंपल उसके आगे इक्वल का साइन लगाते हैं और आगे वो वैल्यू लिख देते हैं जो हमने उसको साइन करनी होती है। तो आमिर एज के अंदर मैंने आमिर की एज रखनी है, लेट्स से आमिर की एज है 21, ओके, एंड अमारा की जो एज है लेट्स से मान लें कि वो है जी 19। ठीक है, तो ये इस तरह से हम जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं। अब जैसे एक वेरिएबल कंप्लीट होता है उसको जो आपने वैल्यू असाइन करनी होती है, करने के बाद देन कॉमा लगाते हैं अगला वेरिएबल बनाने के लिए। लेकिन ये एक लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल तब बनाते हैं कॉमा लगा के जब उन तमाम वेरिएबल्स की डाटा जो है वो सेम होती है। ओके, चलें, बढ़िया हो गया जी। अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल ले लिए हैं, आमिर एज अमारा एज। आमिर की एज के अंदर मैंने आमिर की एज रख लिया, अमारा एज के अंदर मैंने अमारा की एज रख लिया। अब दोस्तों आपको ये कहा गया था कि आपने ये चेक करना है कि दोनों में से यानी ग्रेटर एज किसकी है, यानी दोनों में से ओल्डर कौन है, ठीक है, यानी बड़ा कौन है, तो आपने ये चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों जब आप चेकिंग करते हो C++ के अंदर दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की चीज़ को आपस में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ़ आपने कहा अगर, जैसे मैंने आपको कहा अगर आमिर की एज अमारा की एज से ग्रेटर है तो आमिर जो है वो ओल्डर है अमारा से। ओके, तो जब भी दोस्तों आपने प्रोग्रामिंग के अंदर C++ के अंदर अगर वाली चीज़ परफॉर्म करनी हो, यानी अगर ऐसे हो तो फिर क्या हो, तो उसके लिए उसके लिए हमारे पास होती है कंडीशन जिसको हम कहते हैं इफ़। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है अगर को इंग्लिश में कहते हैं इफ़, तो आपने लिखा इफ़
आगे सिंपल, जैसे आपने अभी स्टेटमेंट बोली है दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इतनी ईजी है कि जैसे जैसे आप बोलते हो ना, वैसे नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर वैसे ही आपने यहाँ पे लिखना होता है। अब देखिए आपने कहा अगर आमिर की जो एज है अगर वो ग्रेटर होती है किससे, अमारा की एज से, तो आप क्या लिखोगे इसको, आप सिंपल लिखोगे इफ, और वो जो आपने स्टेटमेंट बोली है ना, यानी जो आपने कंडीशन बोली है वो आप इन इफ के आगे इन राउंड ब्रेसेस के अंदर लिखोगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप बताओगे आमिर की एज, तो आमिर की एज किस में पड़ी हुई है, आमिर की एज आमिर अंडरस्कोर एज वाले वेरिएबल में पड़ी हुई है। तो दोस्तों हमारी वो वैल्यू जिसको हमने टेस्ट करना होता है वो जिस वेरिएबल के अंदर पड़ी होती है ना, उस वेरिएबल को हम यहाँ बेसिकली लिखते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा जो मेरा आमिर अंडरस्कोर एज नाम का वेरिएबल है, अगर उसकी जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर होती है, जैसे मैंने अभी आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स सिखाए हैं, तो सिंपल आपने लिखा अगर आमिर अंडरस्कोर एज वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर है किससे, अमारा अंडरस्कोर एज के वेरिएबल की वैल्यू से। सो दोस्तों आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो देन ये जो इफ की बॉडी के अंदर आ जाए, ठीक है। तो जब दोस्तों इफ की ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी आमिर की जो एज है अगर वो अमारा की एज से ग्रेटर होगी, तो देन ये कंडीशन कर जाएगी ट्रू, यानी यहाँ पे आ जाएगा ट्रू फाइनली। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ग्रेटर होगी राइट से, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो दोस्तों इफ कंडीशन तब चलती है, इफ के अंदर कंपाइलर इफ की बॉडी में तब आता है, इसकी बॉडी के अंदर जब ये आपकी ये जो कंडीशन है जब ये ट्रू होती है, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो जाए तो फिर कंपाइलर इस बॉडी के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो अब देखें, तो जब आप यहाँ पे वेरिएबल लिखते हो ना, बेसिकली वेरिएबल टेस्ट नहीं होते, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है ना वो टेस्ट होती है। अब क्या होगा, सबसे पहले कंपाइलर जो है वो चेक करेगा कि आमिर अंडरस्कोर एज के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो वैल्यू पड़ी हुई है 21, तो बेसिकली वो यहाँ पे लाके 21 बेसिकली पुट कर देगा। उसके बाद वो चेक करेगा हमारा अंडरस्कोर एज वाले वेरिएबल में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो कहेगा 19, वो यहाँ पे लाके 19 पुट कर देगा। उसके बाद टेस्ट करेगा क्या 21 जो है क्या वो ग्रेटर होता है 19 से, तो कहेगा हाँ यस, तो यहाँ पे आंसर आ गया ट्रू, यानी इस कंडीशन का आंसर आ गया ट्रू। तो देन मेरा कंपाइलर इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा और देन आगे सी आउट के साथ हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे आमिर इज ओल्डर देन अमारा, ठीक है। चलें बढ़िया होगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्रोग्राम का सॉल्यूशन, ओके। तो ये मैंने आपको समझाया कि बैकएंड पे वर्क कैसे होता है, बैकएंड पे वर्क कैसे होता है। तो बेसिकली हम जो है डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि हमारी वैल्यू तो किसमें स्टोर है, वेरिएबल्स में। सो हम तो यहाँ पे वेरिएबल्स लिखेंगे, तो हमने लिखा आमिर अंडरस्कोर एज। ये तो मैंने आपको आसानी के लिए बताया कि कंपाइलर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो कंपाइलर जो आपने वेरिएबल लिखा होता है बेसिकली उस वेरिएबल की वैल्यू ला के यहाँ पे पुट करके देन उसे टेस्ट करता है। सो यहाँ पे आपने अगेन जो है वो अपना ओरिजिनल वेरिएबल लिख दिया हमारा अंडरस्कोर एज, ओके। चलें जी बढ़िया हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये हमारा आंसर ट्रू आता है। अब यहाँ पे देखें क्या आमिर की एज ग्रेटर है हमारा की एज से, यस, तो ये कंडीशन होनी चाहिए ट्रू और स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए आमिर इज ओल्डर देन अमारा। देखते हैं क्या ये मैसेज आता है या नहीं आता। अगर ये मैसेज आता है तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। कंपाइल करते हैं और यहाँ पे देखें दोस्तों आमिर इज ओल्डर देन अमारा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आंसर जो है वो आ रहा है, ओके। अब दोस्तों ये जो वैल्यूज आपने खुद से दी हैं ये आप वैल्यू यूजर से भी लेके दे सकते हैं। मान लें कि आपने जो आमिर और अमारा की एज है वो यूजर से लेनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले जो है वो आमिर की एज पूछेंगे यूजर से। तो आमिर की एज पूछने के लिए पहले आप सी आउट के साथ एक मैसेज डिस्प्ले करोगे प्लीज एंटर आमिर एज। तो यहाँ पे आप मैसेज दोगे, डबल बैकस्लैशन क्या करती हैं आपको पता ना, ये ये जो बैकस्लैशन होता है ये आपकी एक लाइन छोड़ने के लिए यूज होता है, यानी एक लाइन का ब्रेक कर देता है। अगर आप 2 दफ़ा बैकस्लैशन लिखोगे तो ये 2 लाइन ब्रेक कर देगा। उसके बाद आपने लिखा एंटर एज ऑफ आमिर, ठीक है। और देन आपने कहा सी इन, और ये सी इन आपको पता है किस लिए यूज होता है, यूजर से वैल्यू लेने के लिए। तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको प्रीवियस तमाम कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। उसके बाद सी इन, और सी इन आपने किसकी एज ली है, आमिर की। तो आमिर की एज किस में रखनी है, आमिर एज वाले वेरिएबल के अंदर। तो आमिर की एज आमिर वाले वेरिएबल में रखनी है, तो आमिर अंडरस्कोर एज, ओके। चलें जी। उसके बाद अमारा की एज लेने के लिए आपने अगेन कहा सी आउट और आपने लिखा बैकस्लैश एन, आपने लिखा एंटर एज ऑफ अमारा, ठीक है। और यहाँ पे आपने सिंपली अमारा की एज लेने के लिए आपने कहा सी इन और अमारा अंडरस्कोर एज, ठीक है। तो चलें आपने आमिर और अमारा की एज यूजर से ले ली और उसके बाद उसको टेस्ट किया कि दोनों में से बड़ा कौन है। सो यहाँ पे चलें इसको मैं आप करता हूँ कंपाइल, और यहाँ पे देखें ये मुझे कह रहा है एंटर एज ऑफ आमिर। लेट्स से मैंने कहा जी 23 एंटर किया, कहता है एंटर एज ऑफ अमारा। लेट्स से मैंने कहा 21 एंटर किया, और यहाँ पे कह रहा है जी आमिर इज ओल्डर देन अमारा, ओके। अब दोस्तों मान लें
कि यहाँ पे मैं इसे दोबारा कंपाइल करता हूँ और यहाँ मैं कहता हूँ जी, वो कहता है जी एंटर एज ऑफ आमिर, मैं कहता हूँ लेट्स से 22 एंटर करता हूँ, कहता है जी एंटर एज ऑफ अमारा। अब वो कहता है जी, मैं कहता हूँ लेट्स से 23। अब दोस्तों उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्यों प्रिंट नहीं किया? क्योंकि आमिर की जो एज है वो अमारा की एज से ग्रेटर नहीं है। सो जब ग्रेटर नहीं है तो ये कंडीशन जो है वो क्या हो गई? फॉल्स हो गई। जब इफ़ की कंडीशन दोस्तों फॉल्स होती है तो इफ़ की कंडीशन नहीं चलती। सो इफ़ की कंडीशन नहीं चली। लेकिन दोस्तों क्या ये अच्छा तरीका है? नहीं, ये अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका क्या था? अच्छा तरीका ये था कि अगर आमिर की एज अमारा की एज से बड़ी नहीं है तो फिर इसे हमें ये बताना चाहिए था कि अमारा इज़ ओल्डर देन आमिर। ठीक है, फिर हमें ये मैसेज देना चाहिए था। दोस्तों वो हम कैसे करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो ये जो आपकी इफ़ होती है ये आपकी कंडीशन चेक करती है। अगर दोस्तों आपकी इफ़ कंडीशन ना चले किसी वजह से, यानी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए, दोस्तों उसके रिस्पॉन्स के तौर पर हम जो अदर देन स्टेटमेंट चलाते हैं ना, उसे हम कहते हैं एल्स स्टेटमेंट। उसे क्या कहते हैं? एल्स। जैसे आपने कहा अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसे होगा, अदरवाइज ऐसे हो जाएगा। तो वो जो आप अदरवाइज कह रहे हो ना, अदरवाइज यानी अगर ऐसा ना हुआ तो फिर अदरवाइज क्या हो, तो वो जो अदरवाइज क्या हो वो हम कहाँ लिखते हैं? एल्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एल्स के अंदर एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं होती। एल्स जो है तब चलता है जब आपका इफ़ नहीं चलता। तो दोस्तों अगर इफ़ नहीं चलेगा तो सिंपल क्या चल जाता है? एल्स चल जाता है। और अगर इफ़ चल जाए तो फिर एल्स नहीं चलता। बेसिकली ये जो एल्स होता है ये आपका इफ़ का हेल्पिंग पार्ट होता है, इफ़ का हेल्पिंग पार्ट होता है। सो दोस्तों अगर इफ़ नहीं चलता इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर इफ़ नहीं चला इसका मतलब क्या? कि आमिर की एज अमारा की एज से बड़ी नहीं है। तो फिर हम समझ गए हैं, तो फिर अमारा की एज जो है वो बड़ी होगी आमिर से। सो हमने फिर एल्स के अंदर लिख दिया अमारा एज, सॉरी मैंने लिखा अमारा इज ओल्डर देन आमिर। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब अगर अमारा बड़ी होगी तो अमारा का मैसेज आएगा, अगर आमिर बड़ा होगा तो आमिर का मैसेज आएगा। तो यहाँ पे मैं कंपाइल करता हूँ अब इसको, और यहाँ पे देखिए कहता है एंटर एज ऑफ आमिर, मैंने कहा 22। एंटर क्या कहता है? एंटर एज ऑफ अमारा, लेट्स मैंने कहा 25। अब दोनों में से बड़ा कौन है? अमारा। तो यहाँ पे देखिएगा एंटर किया और देखिए क्या आ रहा है? अमारा इज ओल्डर देन आमिर। तो ये रहा दोस्तों इफ़ और एल्स कि इफ़ जो है वो आपकी कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ़ चल जाता है, अगर कंडीशन ना ट्रू हो तो फिर अदरवाइज के अंदर वो एल्स चल जाता है। ठीक है जी, ओके जी। तो ये हमने प्रोग्राम कर लिया। अब दोस्तों देन उन्होंने हमें एक दूसरा ये इफ एल्स हमने निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कहा। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? मैंने आपको अभी भी लॉजिकल ऑपरेटर सारे सिखा दिए हैं वीडियो के स्टार्ट पे ही। उसके बाद उन्होंने एक और प्रोग्राम हमें करने के लिए कहा हुआ है। वो क्या? वो कहते हैं आपने यूजर से ना एक अमाउंट लेनी है और चेक करना क्या ये अमाउंट 500 से ग्रेटर देन है या लेस देन है। ठीक है, तो चलें वो कैसे करेंगे। उसके लिए यहाँ पे देखें, मैं इस पूरे कोड को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे आपको ये करके दिखाता हूँ। अब आपने जो अमाउंट लेनी है यूजर से, वो आपको पता है कि आपने इंटीजर के अंदर लेनी है या फ्लोटिंग के अंदर लेनी है। अगर तो इंटीजर में लेनी है तो आप इंट टाइप यूज़ करोगे, अगर फ्लोटिंग में लेनी है तो फ्लॉट टाइप यूज़ करोगे। सो मैं इंट टाइप यूज़ कर लेता हूँ, इंट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ अमाउंट, AMUNT अमाउंट। ठीक है जी, और देन यहाँ पे यूजर से अमाउंट लेने के लिए मैंने सिंपली क्या कर दिया, मैंने कहा सॉरी डबल कोट्स के अंदर मैंने कहा एंटर योर AMOUNT अमाउंट। सो मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा सी इन, और यहाँ मैंने कह दिया AMOUNT अमाउंट। सो मैंने यहाँ पे यूजर से जो सी इन के साथ वैल्यू ली है, अमाउंट ली है, वो उठा के मैंने किस में रख दिया? इस अमाउंट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब दोस्तों उन्होंने ये कहा है आपने ये टेस्ट करना है क्या अमाउंट के अंदर जो वैल्यू आई है क्या वो 500 से बड़ी है या छोटी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़, चेक करो। अब आगे हमारी स्टेटमेंट है इफ़, क्या जो अमाउंट वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो ग्रेटर है किससे? 500 से। क्या वो ग्रेटर है 500 से या ग्रेटर और इक्वल है 500 के? तो दोस्तों अगर आपकी जो अमाउंट के अंदर यूज़र वैल्यू देगा, अमाउंट देगा जो, अगर तो वो 500 से ज़्यादा या उसके इक्वल होगी तो देन ये इफ़ के अंदर आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी अमाउंट के अंदर जो यूज़र वैल्यू देगा अगर वो 500 से छोटी होगी तो फिर ये कहाँ चला जाएगा? अदरवाइज यानी एल्स में चला, एल्स पार्ट में आ जाएगा। तो सिंपल हम एल्स पार्ट में आ गए। तो दोस्तों आप देखें क्या होगा, सबसे पहले यूज़र जो भी अमाउंट के अंदर वैल्यू देगा वो अमाउंट के अंदर वैल्यू यहाँ पे आके पुट होगी और वो टेस्ट होगी क्या अमाउंट के अंदर जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है, बड़ी है 500 से। अगर तो बड़ी होगी दोस्तों फिर भी ये इफ के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ना यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल का क्या मतलब होता है कि अगर लेफ्ट की वैल्यू राइट से बड़ी होगी फिर भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर लेफ्ट की वैल्यू राइट के इक्वल होगी फिर भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हाँ, फॉल्स कब होगी? जब लेफ्ट की वैल्यू राइट से छोटी होगी। तो यहाँ पे सिंपली मैंने डिस्प्ले कर दिया कि अगर ये इफ के अंदर आता है इसका मतलब है अमाउंट जो है वो ग्रेटर और इक्वल है 500 से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमाउंट इज ग्रेटर और इक्वल 500। ठीक है,
अदरवाइज दोस्तों अगर ये इफ़ नहीं चलता इसका मतलब क्या कि आपकी जो अमाउंट है वो 500 से लेस है। सो मैं यहाँ पे लिख दिया सी एल्स के अंदर सी आउट अमाउंट इज़ लेस 500 अमाउंट इज़ लेस 500। ओके चलें अब इसको करते हैं हम कंपाइल एंड रन। तो ये हमारा टास्क नंबर 2 था, इसको मैंने कंपाइल एंड रन किया। तो यहाँ पे क्या रहा जी, सबसे पहले एंटर योर अमाउंट। सो मैंने यहाँ पे अमाउंट दे दी लेट्स से 600। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, अमाउंट इज ग्रेटर 500। एंटर किया तो क्या रहा जी, अमाउंट इज ग्रेटर और इक्वल 500। ठीक है जी, ओके जी, हमारा ये टास्क नंबर 2 भी हो गया। अब दोस्तों एक टास्क मैं आपको देता हूँ जो आप एज ए प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे। आपने करना दोस्तों ये है कि आपने यूजर से उसकी जेंडर पूछनी है। क्या पूछनी है, जेंडर पूछनी है, यूजर से पूछनी है जेंडर उसकी। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, टेस्ट करना है कि यूजर मेल है या फीमेल है। अगर दोस्तों यूजर मेल होगा तो आपने प्रिंट करना है, स्क्रीन पे मैसेज आना चाहिए यू आर मेल, और अगर यूजर फीमेल होगी तो आपका स्क्रीन पे मैसेज आना चाहिए यू आर फीमेल। तो ये आपने प्रोग्राम बना के लाना जो कि इतना एफिशिएंट हो कि यूजर अगर अपना जेंडर बताए मेल तो स्क्रीन पे मैसेज आ जाए यू आर मेल, और अगर यूज़र अपना मैसेज बताए फीमेल तो स्क्रीन पे मैसेज आ जाए यू आर फीमेल। ओके, तो ये आपने टास्क जो है वो करके लाना है। नेक्स्ट दोस्तों इसके लास्ट पे जो कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 बिल्कुल 100% कवर हो गया। चैलेंज बढ़िया हो गया। यहाँ पे लास्ट पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। टिप्स उन टिप्स को हम कवर कर लेते हैं। सो ये आगे लास्ट पे टिप्स कहता है ऑलवेज पुट द ब्रेसेस इन एन इफ एल्स स्ट्रक्चर। यानी वो कह रहा है जब आप इफ लिखो तो इफ की बॉडी के लिए ये ब्रैकेट जरूर लगाओ, बॉडी के लिए जो ब्रैकेट है ये जरूर लगाओ। इसी तरह कहता है जब आप एल्स लिखो तो एल्स के लिए भी ये ब्रैकेट जरूर लगाओ, जिसके अंदर आप अपनी कोड लिखते हो जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है। सो इसकी वो बात कर रहा कहता है ये ब्रैकेट्स जरूर लगाओ। उसके बाद नेक्स्ट कहता है टाइप द बिगिनिंग एंड एंडिंग ब्रेसेस बिफोर टाइपिंग इनसाइड देम। कहता आप जो है वो जितना भी कोड करोगे वो सारे का सारा इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर होगा, यानी इफ का कोड इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर होगा और एल्स का कोड भी इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर होगा। नेक्स्ट कहता जी इंडेंट बोथ बॉडी स्टेटमेंट्स ऑफ एन इफ एंड एल्स स्ट्रक्चर। यानी वो कह रहा है जितना भी आपने इनके अंदर कोड लिखना ना वो उनकी अलाइनमेंट जो है बहुत खूबसूरत करनी है ताकि देखने वाले को जो है आपका कोड जो है बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड हो सके। नेक्स्ट वो कहता है जी बी केयरफुल वाइल कंबाइनिंग द कंडीशंस विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। कहता है जब आपने अपनी कंडीशन के दरमियान लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं यानी एंड और नॉट ये यूज़ करने, तो कहता है आपने बहुत अच्छे से अपने कोड को जो है वो करना है कि कोई मिस्टेक नहीं कोड में करनी। तो इसको कहता है अच्छे से करो। कहता है यूज़ इफ एल्स स्ट्रक्चर इंस्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ सिंगल सिलेक्शन इफ स्टेटमेंट। कहता है अच्छा तरीका ये होता है कि आप ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप इफ़ और एल्स का इस्तेमाल करो बजाय इसके कि आप सिंपल इफ़ का यूज़ करो, क्योंकि सिंपल इफ़ में क्या होता है कि अगर आप जस्ट इफ़ यूज़ करोगे तो फिर क्या होगा, अगर आपकी कंडीशन सिर्फ ट्रू होगी तभी आपको सिर्फ आंसर स्क्रीन पे प्रिंट होगा, अगर आपका आंसर रॉन्ग होगा तो आपको कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इफ़ और एल्स लिखोगे तो फिर अगर आपका आंसर ट्रू होगा तो ट्रू आंसर आएगा, अगर आपका आंसर फॉल्स होगा तो आपको फॉल्स का आंसर भी स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो जिसमें आपको मैंने कंप्लीट सारी गाइडलाइंस दी हैं लेक्चर 5 की। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।